कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड सेलिब्रेशंस, हमारी क्लास 6 PM पे अब हो गई, और तुम्हारी दिक्कतें जितने भी 8 बजे से थी वो सारी अब खत्म हो गई। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बच्चों, स्वागत है आप सबका फिजिक्स की इस क्लास में। आज हम लोग एक नए चैप्टर की शुरुआत करने वाले हैं जिसका नाम है वेव्स। और अब आपको इस चैप्टर में पता लगेगा कि ये दी बार बार क्यों बोलती थी एसएचएम में कि अगर तुम लोग ये व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइन डिस्प्लेसमेंट बीइंग अ साइन फंक्शन कॉस फंक्शन, अगर उसका मतलब समझ जाओ तो वेव्स आ जाएगा, वेव ऑप्टिक्स आ जाएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आ जाएगा, अल्टरनेटिंग करंट आ जाएगा, तुम लोगों को पता लगेगा। ठीक है, दी बहुत खुश लग रही है, थके नहीं हुई हूँ बच्चों। जैसे तुम लोग भी थक के बैठते थे ना 8 बजे, तो तुम भी थके ही हुए होते थे। तो बस वैसे 8 बजे मैं भी थकी हुई होती थी। वैसे भी नया चैप्टर शुरू हो रहा है, खुशी का माहौल तो है ही, है ना। इसके बाद हम लोग क्लास 12 फिजिक्स की शुरुआत करेंगे, और फिर बाद में अगर इनकेस किसी बच्चे को नहीं पता है तो मैं बता दूं, थर्मल फिजिक्स क्लास 12 के बाद करेंगे। हाँ, यही जिन बच्चों को नहीं पता है, वी हैव ऑलरेडी डिस्कस दिस, लेकिन अगर मान लो अगर तुम लोगों ने वो डिस्कशन मिस किया है, थर्मल फिजिक्स हम लोग क्लास 12 के बाद करेंगे। मेरा डिसीजन नहीं है, बट कंपनी की कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं, कुछ कुछ चीजें होती हैं जो तुम लोगों को समझने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है, मजबूरी है। बट ये काफी एडजस्टेबल बात है कि कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, तो हम लोग कर सकते हैं। वरना तुम्हें पता ही है कि तुम्हारी टीसी दी तो तुम्हारी बनी रहती है। ये देख लो 6 बजे क्लासेस होगी कि नहीं होगी, है ना। तो ये देखिए, तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग करने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं वेव्स के चैप्टर को। तो ये हमारी क्लास कंडक्ट होती हुई 15 सितंबर को। ठीक है, एक मिनट, ये हमारी क्लास शुरू होती हुई 15 सितंबर को। ठीक है, चैप्टर का नाम है वेव्स। इतना इजी चैप्टर है, इतना प्यारा चैप्टर है, जैसे एसएचएम था बिल्कुल वैसा उसी तरीके का चैप्टर है। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे टाइप्स ऑफ वेव्स, वेव्स क्या हैं, वेव्स के टाइप्स क्या हैं, ठीक है, और इक्वेशन ऑफ वेव शुरू करेंगे। इक्वेशन ऑफ वेव, ठीक है जी, शुरू करें आज की क्लास को। हाँ जी, एसएचएम फिनिश बिल्कुल। ठीक है, तो जितने भी नए स्टूडेंट्स हैं, आपका भी स्वागत है। देखो ये वाला चैप्टर, जितने भी नए बच्चे हैं तुम्हें बता दूं, ये वाला चैप्टर प्लीज बच्चों बिल्कुल भी मत करना अगर इनकेस तुम्हारा एसएचएम कंप्लीटेड नहीं है, क्योंकि थ्योरेटिकली तो चीजें समझ आ जाएंगी, लेकिन एक बहुत इंपॉर्टेंट सेगमेंट है, जैसे इक्वेशन ऑफ वेव हो गया, सुपरपोजिशन ऑफ वेव हो गया, स्टेशनरी वेव की इक्वेशन हो गई, ये जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, ये बिल्कुल इस तरीके से दिमाग के ऊपर से जाएंगे। ठीक है, ओके दी, प्लीज मैसेज देख लो, आज मेरा बर्थडे है। खुशू, अभी तुम्हें हैप्पी बर्थडे विश कर देती हूँ। एक तो तुमने अपना नाम भी खुशी की जगह खुशू रखा है ना। ये तुम्हारी सारी ट्रिक्स है कि दीदी मुझे निकनेम से बुलाएं, है ना। सो अ वेरी वेरी हैप्पी बर्थडे टू यू। सब यार, सारे के सारे बच्चे खुशी को नहीं खुशू को विश कर देंगे एक बार, है ना। बिल्कुल हमेशा खुश रहो, है ना। भगवान तुम्हें बिल्कुल भरपूर जिस तरीके से ब्लेसिंग्स दे सकता है उस तरीके से ब्लेस करे। देखो तुम्हारे क्लासमेट्स भी तुम्हें कितने प्यारी से विश कर रहे हैं। चलो ओके बच्चों, तो वेव्स के चैप्टर की शुरुआत करते हैं। टॉपिक नंबर 1 लिख लीजिए, वेव्स एंड इट्स टाइप्स। वेव्स एंड इट्स टाइप्स, ठीक है। 1 घंटे की क्लास लूंगी बच्चों, क्योंकि क्लास के तुरंत बाद ना मुझे गुड़गांव के लिए निकलना है, मीटिंग है हमारी एक, है ना। तो आज की क्लास हमारी 1 घंटे की होगी। तो देखो वेव का मतलब क्या होता है ना, पहले एक छोटा सा डिस्कशन करते हैं। बच्चों तुम लोग 9th पास हो, आई डोंट वांट टू मेक एनी काइंड ऑफ अजम्पशंस। 9th पास हो, 9th 10th, ठीक है, हो गई थी तुमसे, अच्छा हो ना, ठीक है। तो वहां पर तुम लोगों वहां पर पता नहीं 9th स्टैंडर्ड में 10th स्टैंडर्ड में ना प्रोपोगेशन ऑफ साउंड का टॉपिक होता है।
तो वहां पर बिल्कुल इतना छोटा सा बड़े छोटे वे में समझाया जाता है कि जब मैं बोलती हूँ, मान लो अगर मैं बोल रही हूँ यहाँ पर किसी इंसान का कान है, तो क्या होता है कि मैं जब बोल रही हूँ ना, यहाँ पर मीडियम के जितने भी पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट करते हैं, मतलब इस तरीके से हिलते हैं, वाइब्रेट करते हैं। फिर वो जो वाइब्रेशन है इस तरीके से ट्रांसफर होती है, और वो वाइब्रेशन फिर दूसरे इंसान की ईयर ड्रम्स को वाइब्रेट करती है, बिल्कुल उसी तरीके से जिस तरीके से मैंने बोला है। फिर उसका दिमाग उसको रजिस्टर करता है फ्रॉम वाइब्रेशंस टू इंफॉर्मेशन, है ना। तो ये जो चैप्टर है ना, तुम ये लगा लो, इट इज अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ वाइब्रेशन, इट इज अबाउट प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस। कि कभी भी मान लो अगर मेरे पास एक मीडियम है और उस मीडियम के अंदर डिस्टर्बेंस एक जगह से लेके दूसरे जगह, अच्छा डिलीटेड था टॉपिक, अच्छा तुम नए जमाने के बच्चे, आई एम सो सॉरी, मैंने तो 2013 में क्लास 10th पास करी थी ना, मैं उस हिसाब से बोल रही थी, बट वट एवर इट इज, कि अगर मान लो मेरे पास एक मीडियम है ना, तो मीडियम में किस तरीके से जो वाइब्रेशन है एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जाती है, या फिर किस तरीके से जो डिस्टरबेंस है एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जाती है, वो ये जो जा रही है ना उसी को वेव बोला जाता है। जैसे कि मान लो मैं एक चीज में बैठी जिसके 4 पहिए हैं, ठीक है, जिसके पीछे बीएमडब्ल्यू का सिंबल बना हुआ है, तो मैं जिस चीज में बैठ के एक जगह से लेके दूसरी जगह तक जा रही हूँ, ठीक है, उसको गाड़ी बोलते हैं। वैसे उसी तरीके से जब एक एनवायरमेंट में एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक डिस्टरबेंस जाए, तो ये जो डिस्टरबेंस का ट्रैवल होना है ना, उसको वेव बोला जाता है। उसको क्या बोला जाता है? उसको वेव बोला जाता है। तो एक बार जरा सा लिखना शुरू करते हैं। पहला टॉपिक तो हमारा कंप्लीटली थियोरेटिकल है, ठीक है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, मतलब ये भी पढ़ाने में मजा ही आता है एक तरीके से। वेव्स इज व्हाट? प्रोपोगेशन, प्रोपोगेशन ऑफ अ डिस्टर्बेंस, प्रोपोगेशन ऑफ डिस्टर्बेंस, propagation of disturbance from one point to another, from one point to another, उसको हम लोग वेव्स बोलते हैं। और अब मान लो अगर मैं वेव्स की भी बात करूं ना, जैसे कि हम लोगों ने देखा था कि भाई कितने तरीके के मोशन है, तो वहां पर हम लोगों ने पीरियोडिक भी किया था, नॉन पीरियोडिक भी किया था। उसी तरीके से 2 तरीके की वेव्स होती हैं, एक होती है हमारी मैकेनिकल वेव, एक होती है नॉन मैकेनिकल वेव। लिखते जाओ। एक हो गई बच्चों हमारे पास मैकेनिकल वेव, ठीक है, एक मेरे पास होगी नॉन मैकेनिकल वेव। तो बेसिकली तुम ये लगा लो, मैकेनिकल वेव वो वेव है जिसको एक मीडियम की रिक्वायरमेंट है। मैकेनिकल वेव क्या है? मैकेनिकल वेव वो है जहां पर मीडियम की रिक्वायरमेंट है, मीडियम रिक्वायर्ड है। अगर मीडियम नहीं है तो जो ये मैकेनिकल वेव है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक ट्रैवल नहीं कर पाएगी। इसका मतलब मैकेनिकल वेव कभी भी वैक्यूम में ट्रैवल नहीं कर सकती, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम, कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। के मान लो अगर कोई वैक्यूम स्पेस है ना, और तो वैक्यूम स्पेस में मान लो अगर मैं हूं, तो मैं अगर कुछ बोलूंगी ना, और वैक्यूम स्पेस के अंदर अगर कोई और इंसान भी है, उसको सुनेगा नहीं। तो ऐसी वेव जो वैक्यूम के अंदर नहीं ट्रैवल कर सकती, जिसके लिए मीडियम के पार्टिकल्स रिक्वायर्ड ही रिक्वायर्ड है, वो हमारी मैकेनिकल वेव होती है। बिल्कुल टॉपिक खत्म होने से पहले चू नहीं होना चाहिए। कैन नॉट ट्रैवल इन वैक्यूम। नॉन मैकेनिकल वेव कौन सी है? नॉन मैकेनिकल वेव वो वाली वेव है जिसके अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती, जिसके अंदर मीडियम की रिक्वायरमेंट नहीं होती। इसका मतलब ये वैक्यूम के अंदर ट्रैवल कर सकती है। एक बेसिक इंट्रोडक्शन टाइप्स ऑफ वेव्स का, ऑन द बेसिस ऑफ कि मीडियम की रिक्वायरमेंट है कि नहीं है। तो अगर मान लो मैं बच्चों नॉन मैकेनिकल वेव की बात करूं, अब ऑब्वियस सी बात है, वेव्स जो है मैकेनिक्स का एक चैप्टर है, तो मैकेनिक्स के चैप्टर में नॉन मैकेनिकल तो हम लोग कोई भी चीज क्यों ही पढ़ेंगे, है ना। तो तुम बस ये नॉन मैकेनिकल वेव क्या होती है तुम लोग उसके बारे में जानो, और एग्जाम्पल के बारे में जानो। जैसे कि मैं तुम लोगों को एक एग्जाम्पल दे सकती हूँ डी ब्रोगली वेव्स का, नहीं, एक एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को दे सकती हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, जिसके ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर बेस्ड है। जैसे मैकेनिकल वेव के ऊपर पूरा का पूरा ये चैप्टर बेस्ड है, उसी तरीके से ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, उसके ऊपर पूरा का पूरा चैप्टर बेस्ड है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है, किस तरीके से प्रोपोगेट करती है, नॉट द पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर।
हम आते हैं मेन मुद्दे के ऊपर, जो कि है हमारी मैकेनिकल वेव। तो अब ये जो मैकेनिकल वेव है ना, ये भी दो तरीके की होती है। देखना, ये जो मैकेनिकल वेव है वो भी दो तरीके की होती है। एक मेरे पास हो जाती है ट्रांसवर्स वेव, लिखो एक बार, एक होगी हमारे पास ट्रांसवर्स वेव्स और एक होगी हमारे पास लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स में आ गए जैसे वेव इन अ स्ट्रिंग, वेव इन अ स्ट्रिंग। लॉन्गिट्यूडनल वेव का एग्जाम्पल आ गया साउंड वेव्स। एक बार ये लिख लो, फिर अब क्या करेंगे, अब डिटेलिंग में जाएंगे। एक बार ट्रांसवर्स वेव को उठाएंगे, फिर लॉन्गिट्यूडनल वेव को उठाएंगे। ये इंट्रोडक्शन है वेव्स का, नॉट बोरिंग। देखो, ग्रुप में ऐड कर दूंगी क्लास के एंड पे। अभी के लिए एक बार जरा सा टॉपिक के ऊपर फोकस करिए, मतलब समझ रहे हो, थियोरेटिकल बट नॉट बोरिंग। डन डन। एसएचएम बेस्ड है, यस। जो इसकी थियोरी है दैट इज नॉट एसएचएम बेस्ड, है ना। लेकिन बीच बीच में टॉपिक्स आते हैं जहां पर जब इक्वेशंस आएंगी ना, इक्वेशंस आएगी वहां पर पूरा साइन थीटा कॉस थीटा तुम्हें बिल्कुल प्रॉपरली तुम लोगों को एसएचएम दिखेगा। तो एक बार जरा सा डिस्कस करते हैं ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में। नहीं, रुको रुको रुको, ट्रांसवर्स वेव्स लिखने से पहले इसको पॉइंट ए डाल दो, इसको पॉइंट ए डाल दो, ठीक है। अब यहां पर पॉइंट बी लिखो, ट्रांसवर्स वेव्स। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती है, वेव इन अ स्ट्रिंग, सब समझेंगे, ज्यादा चूंचा नहीं चाहिए। टॉपिक शुरू जो हुआ ही नहीं है उसके ऊपर डाउट्स अभी मैं एंटरटेन नहीं कर सकती, समझिए। तो अगर मान लो मैं ट्रांसवर्स वेव्स के बारे में डिस्कशन करूं, तो बेसिकली ना ये चीज मैं तुम लोगों को नोट्स में भी लिखाऊंगी, लेकिन अभी के लिए ना मैं तुम लोगों को जनरली बता रही हूँ, ठीक है। कि बेसिकली हमें पता लगे वेव क्या है। वेव होता है कि जब एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक डिस्टर्बेंस जाए, जिसके लिए मीडियम के पार्टिकल्स की रिक्वायरमेंट है, वो हमारी मैकेनिकल वेव होगी। और इस चैप्टर में हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ मैकेनिकल वेव के ऊपर ही डिस्कशन करना है। तो अब तुम लोग समझो कि ये सारी चीजें मैं लिखाऊंगी नेक्स्ट टॉपिक में, लेकिन अभी के लिए सिर्फ जानो कि बेसिकली क्या होता है ना, कि जो ये पार्टिकल्स है ना वो सिंपल हार्मोनिक मोशन शो करते हैं। कि मान लो फॉर एग्जांपल एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, एक पार्टिकल ये है, ये तीनों पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से, समझिए, इन तीनों पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से जो डिस्टर्बेंस है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा पाती है। तो पार्टिकल सिंपल हार्मोनिक मोशन शो कर रहे हैं, तब जाके हमारी जो वेव है वो क्रिएट हो पाई है और एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा पाई है। तो तुम लोग समझ पा रहे होगे कि मैकेनिकल वेव्स को क्यों मीडियम की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि मान लो अगर डिस्टर्बेंस आ गई एक पार्टिकल के पास, ठीक है, तो अगर मान लो उस पार्टिकल के पास वो डिस्टर्बेंस ही नहीं आती, अगर मान लो पार्टिकल ही नहीं होता तो डिस्टर्बेंस कहाँ जाती। तो ये पार्टिकल्स ही हैं कि एक पार्टिकल ने ऑसिलेट किया, उसको फिर बाद में दूसरे पार्टिकल को एनर्जी दी, वो भी ऑसिलेट किया, फिर दूसरे पार्टिकल को एनर्जी, वो भी दूसरे पार्टिकल को भी एनर्जी दी, वो भी ऑसिलेट किया। और इस तरीके से जो डिस्टर्बेंस है एक पॉइंट से लेकर दूसरे पॉइंट तक जाती है। तो जो मेजर डिफरेंस है ना ट्रांसवर्स वेव्स के बीच में और लॉन्गिट्यूडनल वेव्स के बीच में, इट इज अबाउट कि अगर मान लो वेव ऐसे ट्रेवल कर रही है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो थोड़ी मूव कर रहे हैं। ऐसा थोड़ी यहाँ पर जो पार्टिकल है वो यहाँ पर आ चुका है। तुम ऐसा तो नहीं समझ रहे ना कि अगर मान लो मैं बोल रही हूँ और मान लो रूम के कॉर्नर में कोई खड़ा है, तो ये वाला पार्टिकल जो बिल्कुल मेरे मुंह के पास है वो उसके कान के अंदर जाएगा, ये तो नहीं सोच रहे ना तुम लोग, ऐसा नहीं होता, ठीक है। तो ये जो पार्टिकल्स हैं उनकी एक फिक्स्ड पोजीशन होती है, वो अपने फिक्स्ड पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करते हैं। तो जो मेजर डिफरेंस है ना बच्चों ट्रांसवर्स वेव के बीच में और लॉन्गिट्यूडनल वेव के बीच में, इट इज कि मान लो अगर वेव ऐसे ट्रैवल कर रही है, तो जब पार्टिकल्स ऑसिलेशन ऐसे शो करते हैं परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज ट्रैवलिंग, दैट इज ट्रांसवर्स वेव। ब्लूटूथ में कैसे होता है चैट जीपीटी से पूछ सकते हो, अभी जो मैं बता रही हूँ वो सुनो। तो अगर मान लो वेव इस तरीके से जा रही है, ठीक है, तो अगर पार्टिकल्स परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ वेव प्रोपोगेशन ऑसिलेट कर रहे हैं, दैट इज अ ट्रांसवर्स वेव। एग्जांपल भी दूंगी लेकिन पहले समझो।
और उसी तरीके से मान लो अगर पार्टिकल्स जिस लाइन में वेव ट्रैवल कर रही है उसी लाइन में इस तरीके से ऑसिलेट कर रहे हैं, दैट इज लॉन्गिट्यूडिनल वेव। तो इसको थोड़ा सा लिखते हैं, आ जाओ। तो ट्रांसवर्स वेव क्या है? ट्रांसवर्स वेव होता है पार्टिकल्स oscillate perpendicular to the direction of wave oscillation. Particles oscillate perpendicular to the direction. Particles oscillate perpendicular to the direction of wave equation. Perpendicular to the direction of wave propagation. मतलब वेव जिस डायरेक्शन में जा रही है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जो पार्टिकल्स हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं। ठीक है, एक एग्जांपल दूं तुम्हें, एक बार ये लिखो, एक बार ये लिखना और एक बार यहाँ पर स्क्रीन पे देखना। ठीक है, एक वायर लेती हूँ मैं, ठीक है, यही वायर ले लेती हूँ। ठीक है, अब देखना। ठीक है, ये देखो, अगर मान लो मैं इसको, नहीं रुको मुझे ना एक धागा लेके आने दो, बड़ा इंपॉर्टेंट है तुम लोगों को ये भी दिखाना, जस्ट वेट। मम्मी आपका कोई धागा है क्या? गला घुट दोगे अपना, ये नहीं समझे तो समझा। कोई दिक्कत तो नहीं। यो आपने रखा क्या है? यो मेरी अलमारी में रखो यार, मेरा कपड़ा तो है मम्मी। हाँ जी देखो, जल्दी देखो। ठीक है, ठीक है, अब ये एक धागा है। ठीक है, अब मैं इसको यहाँ से झटका दूंगी, अब तुम्हें इसमें ज्यादा अच्छे से दिखेगा नहीं, बट तुम्हें एक जस्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मुझे इतना कुछ इससे ज्यादा बढ़िया कुछ मिला नहीं। ठीक है, अब मैं इसको अगर यहाँ पर झटका दूं, अगर इस तरीके से झटका दूं, तो ये जितने भी ये इस धागे के पार्टिकल्स हैं, ऐसे ऐसे थोड़ी, और हाँ ड्रेस चुप रहो यार, लोहर का नाड़ा नहीं है गाइस, प्लीज फोकस करो टॉपिक पे। मेरे कुर्ती का बांधने वाला जो कमर पे बांधते हैं ना वो है, ये देखो। लेकिन अब एकदम से, अब मान लो अगर मैं इसको यहाँ से झटका दूं, तो तुम ये देखो ना, ये ऊपर नीचे ट्रैवल होता हुआ नहीं दिख रहा तुम्हें? ये देखो, ऊपर नीचे ट्रैवल होता नहीं दिख रहा? ये देखो, इसके अंदर जो हमारी, इसके अंदर जो मैं डिस्टर्बेंस दे रही हूँ, ठीक है, तो डिस्टर्बेंस तो ट्रैवल कर रही है। तुम देखो, मैं तो यहाँ से हिला रही हूँ, ये वाला हाथ तो मेरा पूरा स्टैटिक है, मैं तो यहाँ से हिला रही हूँ, लेकिन फिर भी तुम देखो जो डिस्टर्बेंस है यहाँ से लेके यहाँ तक ट्रैवल कर पा रही है ना। और इसके अंदर ये जितने भी मीडियम के पार्टिकल्स हैं वो कैसे ऑसिलेट कर रहे हैं? परपेंडिकुलर टू द प्लेन, परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन इन विच द वेव इज प्रोपोगेटिंग। तो ये जो एक बहुत बढ़िया एग्जांपल है तुम्हारी ट्रांसवर्स वेव का, दैट इज वेव इन अ स्ट्रिंग, जिसका एक छोटा सा डिस्क्रिप्शन मैंने तुम लोगों को यहाँ पर, डिपिक्शन थोड़ा सा मैंने यहाँ पर किया है। ठीक है, तो ऐसे बना लो कि मान लो एक पार्टिकल ये हो गया, बनाना एक बार डायग्राम, एक पार्टिकल मान लो ये हो गया, ये जो डॉटेड लाइन है वो मत बनाना, बना भी सकते हो वैसे। एक पार्टिकल मान लो ये हो गया, एक पार्टिकल 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 ये हो गया। ठीक है, और इस डायरेक्शन में हमारी वेव ट्रैवल कर रही है। वेव इज ट्रैवलिंग,
wave is traveling in this direction, in this direction. तो यहां पर ये जो पार्टिकल्स है ना ऐसे ऑसिलेट कर रहे हैं ऊपर नीचे, जिस डायरेक्शन में हमारी वेव प्रोपोगेट कर रही है ना उसके परपेंडिकुलर, वो परपेंडिकुलर इस तरीके से मैं डिपिक्ट कर सकती हूँ अपने डायग्राम में, ठीक है। तो बेसिकली क्या मैं बोल दूं बच्चों, बेसिकली क्या मैं बोल दूं कि अगर मान लो ट्रांसवर्स वेव आ रही है ना तो वो एक मीडियम की शेप को चेंज कर देती है। दोबारा से देख लो, ये अभी बिल्कुल एक लाइन है, इसका शेप एक लाइन का है। अब जब मैं इसको डिस्टर्बेंस दे रही हूँ, तुम देखो इसका शेप चेंज हो रहा है। ये जब बिल्कुल इस तरीके से ऐसे है तभी आधा लड्डू बन रहा है ऊपर की डायरेक्शन में, फिर बाद में इस तरीके से आधा लड्डू बन रहा है ये इस तरीके से नीचे की डायरेक्शन में। तो आई कैन से कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ उन मीडियम के अंदर ट्रैवल करती है जिन मीडियम का शेप चेंज हो सकता है, ठीक है। सो ट्रांसवर्स वेव ट्रैवल इन द मीडियम, इन द मीडियम फॉर विच, ठीक है, अगर मैं इसको फिजिक्स की लैंग्वेज में लिखूं, फॉर विच shear modulus of elasticity can be defined. shear modulus of elasticity, if you all remember, अभी हम लोगों ने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स किया है, तो लेंथ की चेन से एसोसिएटेड यंग्स मॉडुलस होता था, वॉल्यूम से एसोसिएटेड बल्क मॉडुलस होता था, और शेप चेंज से एसोसिएटेड shear मॉडुलस होता था, ठीक है। सो दे ट्रैवल इन अ मीडियम फॉर विच shear modulus of elasticity कैन बी डिफाइंड, और वो सिर्फ डिफाइन किसके लिए किया जाता है? सॉलिड्स के लिए। किसके लिए डिफाइन किया जाता है? सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए। इसका मतलब ये जो ट्रांसवर्स वेव है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के अंदर ट्रैवल कर सकती है, समझ रहे हो? कैन नॉट ट्रैवल, कैन नॉट ट्रैवल इन इन गैस, इन गैस और लिक्विड, क्योंकि ट्रांसवर्स वेव तुम यहां पर देख पा रहे हो कि जो मीडियम है उसका शेप चेंज होता है। तो हम तो सिर्फ अब ऑब्वियसली बात है, मैं तो लिक्विड और गैस का शेप ही नहीं बता सकती, वो तो जहां पर प्रेजेंट है उसी का शेप ले लेते हैं, उनका कोई डिफाइंड शेप थोड़ी है। तो जब शेप ही डिफाइन किया जा सकता है सॉलिड्स के लिए, तो शेप चेंज भी डिफाइन किया जा सकता है सिर्फ और सिर्फ सॉलिड्स के लिए। तो इसीलिए मैं ये बोल सकती हूँ कि ट्रांसवर्स वेव सिर्फ उसी मीडियम में ट्रैवल करती है जिसके लिए शेयर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किया जा सकता है, जो कि सिर्फ और सिर्फ हमारे सॉलिड्स हैं। कोई दिक्कत? हाँ जी, एक बार जरा सा देखो, तो यहां पर ये चीज लिख लो, यहां पर ये चीज लिख लो कि पार्टिकल्स particles oscillate, particles oscillate at a fixed point, at a fixed point. They don't travel, they don't travel, the wave travels, they don't travel, the wave travels because of their oscillation, the wave travels because of their oscillation. क्या देखना, थियरी भी क्या बढ़िया मजा आ रहा है ये थियरी करने में भी, बिकॉज ऑफ देयर ऑसिलेशन। तो इसका एग्जाम्पल मैं तुम लोगों को दे चुकी हूँ। एग्जाम्पल क्या आ गया? एक ही एग्जाम्पल है तुम्हारे सिलेबस में जिसको हम लोग आगे बहुत अच्छे से उठाएंगे। वेव इन अ स्ट्रिंग, वेव इन अ स्ट्रिंग, लिख लो। लिखो इतने, लेट आई इंडल्ज इन सम फैशन। ऐसी बढ़िया चीज कर देते हैं। मेरे पास यहीं पे रबर पड़ा है, बट
हाँ जी, डन। एक बार देख लो, एक बार दिखाते हैं, देखो बढ़िया लग रहा है ना। ये इसके एक लट तो ऐसे होनी चाहिए थी कि इसको यहाँ पर कर लेते हैं ना। ये हो गई हमारी ट्रांसवर्स वेव, ठीक है। अब आ जाते हैं लॉन्गिट्यूडनल वेव पे। आ जाओ, पॉइंट सी में आ जाओ, लॉन्गिट्यूडनल वेव। मैं तो भाई 1.5 घंटे की क्लास लूंगी, मुझे तो मजा आ रहा है बहुत। लॉन्गिट्यूडनल वेव, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स, ठीक है। तो तुम्हें पता ही है यहाँ पर पार्टिकल्स जो हैं वो उसी लाइन के अंदर ट्रैवल करेंगे जिस लाइन के अंदर हमारी जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है। लिखना, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्या होगे, पार्टिकल्स ऑसिलेट, जितना आगे जाते जाएंगे ना उतना इंटरेस्टिंग होता जाएगा। पार्टिकल्स ऑसिलेट, particles oscillate in the same plane, in the same plane in which the wave is traveling, in which the wave, लिखना, particles oscillate in the same plane in which the wave is traveling। अगर हम इसका एक चित्र बना दे, ठीक है, तो ये देखना। अब यार मेरे पास कॉपी पेस्ट का ऑप्शन है यार। मान लो फॉर एग्जांपल हमारी जो वेव है इस डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है और ये उसके पार्टिकल्स हो गए, ठीक है। तो समझ रहे हो ना यहाँ पर ऑसिलेशन किस तरीके से होगी, ऐसे, इस तरीके से जो पार्टिकल्स हैं ऑसिलेट कर रहे हैं बिल्कुल सेम लाइन में जिस लाइन में हमारी जो वेव है वो ट्रैवल कर रही है। जैसे कि हमारी साउंड वेव्स, जैसे कि हमारी साउंड वेव्स। एक बार ये बनाओ, फिर तुम लोगों को ना एक चीज ड्रॉ करके दिखाऊंगी, वो तुम्हें नोट्स में नहीं लिखनी है बट उससे तुम्हें थोड़ी सी ज्यादा क्लैरिटी आएगी। लिखो, डन। एक डायग्राम बना रही हूं, तुम लोगों को नोट्स पे नहीं लिखना है, ठीक है। अब तुम समझो ना बच्चों, ठीक है, रफ डायग्राम है, डोंट ड्रॉ, ओनली लुक, आपकी क्लियरेंस के लिए, कंसेप्चुअल क्लियरेंस के लिए। मान लो फॉर एग्जांपल मैं तुम्हें बोल रही हूँ कि भैया हमारी जो वेव है ना वो तो कुछ इस प्रकार से ट्रैवल कर रही है और यहाँ पर पार्टिकल्स हैं, ठीक है। एक पार्टिकल यहाँ पर हो गया, एक पार्टिकल यहाँ 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 हो गया, ठीक है। अब देखना, मान लो एक टाइम के ऊपर ये पार्टिकल्स ना इस तरीके से थे। अब पहले वाले पार्टिकल में वाइब्रेशन आई और ये वाला जो पार्टिकल है यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक चला गया। फिर उसके बाद क्या हुआ ये देखना, उसके बाद ये वाला पार्टिकल दोबारा से अपनी पोजीशन के ऊपर आ गया और उसने दूसरे वाले पार्टिकल को एनर्जी दे दी, तो अब दूसरे वाला पार्टिकल यहाँ पर जा चुका है, ठीक है। फिर देखना, फिर बाद में क्या होगा, फिर बाद में ये वाला पार्टिकल इस डायरेक्शन में गया। ऑसिलेशन में यही होता ना, पॉजिटिव मैक्सिमम फिर जीरो फिर नेगेटिव मैक्सिमम। ये इस तरीके से अपनी मीन पोजीशन के ऊपर अब वापस आ चुका है और अब की बार इसको इस तरीके से वो मिल गया, इसको एनर्जी मिल गई, ये ऐसे ऑसिलेट हो गया, ये अपनी मीन पोजीशन के ऊपर आ गया, ये नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट शो कर गया। अब मैं चाहती हूँ तुम लोग ना सिर्फ पार्टिकल्स को देखो, ये देखो ये है तुम्हारे पार्टिकल्स, ठीक है। क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि जब लॉन्गिट्यूडनल वेव ट्रैवल करती है ना तो रीजन ऑफ हायर डेंसिटी और रीजन ऑफ लोअर डेंसिटी बनता है? क्या मैं ये नहीं बोल सकती कि लॉन्गिट्यूडनल वेव के प्रोपोगेशन की वजह से एक मीडियम की डेंसिटी चेंज होती है? जैसे कि तुम यहाँ पर अगर तुम लोग देख पाओ तो ये जो रीजन है वो हाई डेंसिटी के रीजन है, यहाँ पर देखो ज्यादा नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम वॉल्यूम के अंदर है। और ये वाला रीजन देख लो, ये वाले रीजन को मैं बोल सकती हूँ ये वाला जो रीजन है वो लो डेंसिटी का है। डज दिस मेक सेंस? ये बनाना नहीं है,
बनाना नहीं है, लेकिन क्या मैं ये बोल सकती हूँ कि लॉन्गिट्यूडनल वेव जब ट्रैवल करती है ना, तो वो एक मीडियम की डेंसिटी को चेंज करती है ना? लिख लो अब इसको, यहाँ पर तुमने एक बार पिक्चर कर लिया ना। When a longitudinal wave travels, when a longitudinal wave travels, it creates regions of high density, regions of high density and low density, which means it brings density changes in the medium it is traveling. Density changes in the medium it is traveling. इसीलिए हम लोग बोलते हैं, तो डेंसिटी से एसोसिएटेड कौन सा मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है? बल्क मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी है। तो मैं यहां पर लिख सकती हूं कि लॉन्गिट्यूडनल वेव travels in the medium for which bulk modulus of elasticity can be defined. Bulk modulus of elasticity can be defined, जिसके अंदर हमारे सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस सब आ जाते हैं। देखना, सॉलिड्स, लिक्विड्स और गैसेस सब आ जाते हैं। इसका एग्जाम्पल क्या हो गया? लॉन्गिट्यूडनल वेव्स का एग्जाम्पल क्या हो गया? साउंड वेव्स। और ये हो गया इंट्रोडक्शन, वेव्स का, वेव्स के टाइप्स का, जो भी थ्योरी इनसे एसोसिएटेड है उसका। एक मिनट लिखिए। अब थोड़ा सा इक्वेशन पे जाएंगे कि चलो यार ये सारी बातें तो हो गई, अब इसको इक्वेशन में कैसे लिखें? ना 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 ना, वो थर्ड टॉपिक आना चाहिए, सेकंड टॉपिक दूसरा करवाते हैं तुम्हें। लिखो पहले। दिल बरा अपन की तो अपन तेरा साला है न कोई साली है, झूली है मगर वो खाली है, सपना है न कोई अपना है, ना घर वाली है, तुझसे दिल लगाऊं मैं भी फैमिली बनाऊं, अब यही तो बस इरादा है मेरा। डन। सुना हुआ है तुम लोगों ने गाना? तुम लोग थोड़े से नए बच्चे हो ना, सुना हुआ है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन ऑफ वेव में भी अभी टाइम है। वेलोसिटी ऑफ वेव लेती हूँ। वेलोसिटी ऑफ वेव्स, जितने भी वो इक्वेशन आने से पहले जो टॉपिक है ना वो करवा रही हूँ। वेलोसिटी ऑफ वेव्स, तो आपके बाद डिफरेंट सिचुएशन लेंगे, कोई डेरिवेशन वगैरह नहीं है। डिफरेंट सिचुएशन लेंगे और मैं तुम लोगों को बताऊंगी कि वेव की वेलोसिटी के फॉर्मूलाज वगैरह क्या है। तो यहाँ पर सेकंड टॉपिक लिख दो, वेलोसिटी ऑफ वेव्स इन डिफरेंट केसेस। वेलोसिटी ऑफ वेव्स, जितने भी केसेस तुम्हारे सिलेबस के अंदर हैं, जितने भी केसेस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जहां पर कोई कंसेप्ट नहीं लगाना है, सिर्फ और सिर्फ फॉर्मूलाज हैं, वो बच्चों में तुम लोगों को लिखवा देती हूँ। ठीक है,
तो सबसे पहले 4 केसेस हैं, 4 केसेस हैं। सबसे पहले आ गया वेव इन अ स्ट्रिंग। रुको, मैं ना तुम लोगों को एक बेसिक चीज बता रही हूँ, ये तुम लोगों को किसी भी बुक में लिखी हुई नहीं नजर आएगी, बट ये फिजिक्स है कि अगर मान लो फॉर एग्जांपल एक मीडियम के अंदर, मेरी बात सुनना, अगर मान लो एक मीडियम के अंदर वेव ट्रैवल कर रही है, अब ऑब्वियस सी बात है हम तो सिर्फ मैकेनिकल वेव्स के बारे में बात कर रहे हैं, तो 2 फैक्टर्स होंगे ना, जैसे कि तुम लोग नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हो, तो तुम जितनी भी हरकतें करते हो उसको मैं 2 कैटेगरी में कैटेगराइज कर सकते हो ना, कि जिन हरकतों की वजह से तुम्हारी प्रिपरेशन सही से चलेगी और जिन हरकतों की वजह से तुम्हारी प्रिपरेशन नहीं सही से चलेगी, है ना? वैसे ही जब वेव एक मीडियम के अंदर ट्रैवल कर रही है तो उस मीडियम के कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जिसकी वजह से वेव ज्यादा आसानी से ट्रैवल करेगी, है ना? कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जिसकी वजह से वेव को एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने में दिक्कत आएगी। तो ये जो प्रॉपर्टीज जिनकी वजह से वेव एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक आसानी से ट्रैवल कर पाती है, उनको इलास्टिक प्रॉपर्टीज बोला जाता है, क्योंकि अल्टीमेटली जो वेव प्रोपोगेट कर रही है वो पार्टिकल्स के सिंपल हार्मोनिक मोशन की वजह से है। तो जितना ज्यादा मीडियम की इलास्टिक प्रॉपर्टी होगी, ऑब्वियस सी बात है उतना ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स होगा, उतना ही ज्यादा तेजी तेजी से ऑसिलेशन होगा, जितना तेजी तेजी से ऑसिलेशन होगा उतनी ही ज्यादा जल्दी जो वेव है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जा सकती है। तो एक हो गया हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी, कि भैया एक मीडियम की जितनी ज्यादा इलास्टिक प्रॉपर्टी है उतना ही ज्यादा वेलोसिटी ऑफ द वेव उसके अंदर होगा। ठीक है, पहली चीज। दूसरी चीज होती है इनर्शियल प्रॉपर्टी। जैसे कि इनर्शिया के बारे में हम लोगों ने बच्चों लॉज ऑफ मोशन में भी पढ़ा था, है ना? इनर्शिया क्या होता है? इनर्शिया होता है कि एक बॉडी के अंदर एक इंट्रिंसिक रेजिस्टेंस की वो अपने स्टेट ऑफ मोशन को ना चेंज करे। अब मान लो ये वाला जो पार्टिकल है, ठीक है, ये वाला पार्टिकल ऑसिलेट कर रहा है, ठीक है, ये वाला जो पार्टिकल है वो इस तरीके से ऑसिलेट कर रहा है, तो अब ये दूसरे वाले पार्टिकल को इसने एनर्जी दी, तो इस पार्टिकल के अंदर भी तो इनर्शिया है कि वो रेस्ट पे है, वो रेस्ट पे रहना चाहेगा। एक बेसिक एग्जांपल दे रही हूँ, तो मैं ये बोल सकती हूँ कि जितनी ज्यादा एक मीडियम की इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी, ठीक है, उतना ही ज्यादा मुश्किल होता है इन पार्टिकल्स के लिए तेजी तेजी से ऑसिलेट करना। और अगर इनके लिए ऑसिलेशन मुश्किल हो गया तो ऑब्वियस सी बात है जो वेव है एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट तक जाने में उनको दिक्कत होगी, मतलब वेव की वेलोसिटी कम होगी। ये आपको एच सी वर्मा के अलावा किसी बुक में दिखेगा नहीं, और वो भी इस तरीके से नहीं दिखेगा जिस तरीके से मैं तुम लोगों को बता रही हूँ। तो ये तुम्हारे नोट्स में लिख लो, तुम्हारे नोट्स में लिख लो, 2 properties that affect the wave propagation in a medium. 2 properties, लिखना, 2 properties that affect the propagation of mechanical waves in a medium. आगे मैकेनिकल वेव्स नहीं लिखूंगी क्योंकि मैकेनिकल ही है, मैकेनिकल वेव्स इन अ मीडियम। तो एक हो गई बच्चों इलास्टिक प्रॉपर्टीज, एक हो गई हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टी लिख दो। एक हो गई हमारी इनर्शियल प्रॉपर्टी, इनर्शियल प्रॉपर्टी। तो मैं यहां पर ना इस तरीके से लिख सकती हूं, ठीक है, ठीक है, मैं इस तरीके से लिख सकती हूं, जितनी ज्यादा होगी इलास्टिक प्रॉपर्टी एक मीडियम की, जितनी ज्यादा होगी इलास्टिक प्रॉपर्टी एक मीडियम की, उतना ही ज्यादा रिस्टोरिंग फोर्स एक्सपीरियंस करेंगे मीडियम के पार्टिकल्स। रिस्टोरिंग फोर्स ऑन द मीडियम पार्टिकल्स ही उतना ही ज्यादा होगा, ठीक है। तो ऑब्वियस सी बात है द स्पीड एट विच द पार्टिकल्स आर ऑसिलेटिंग उतना ही ज्यादा होगा। द स्पीड एट विच द particles are oscillating
उतना ही ज्यादा होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वेलोसिटी ऑफ द वेव उतना ही ज्यादा होगा। जो अभी मैंने तुम्हें बताया उसको रिपीट करते हुए लिख रही हूं, लिखो। डन 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 डन। वाह 6:45 हो गए। चलो, वैसे ही मैं बोल सकती हूँ जितनी ज्यादा इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी एक मीडियम की, ठीक है, जितना ज्यादा इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी एक मीडियम की, उतना ही रेजिस्टेंस होगा, रेजिस्टेंस in the medium particles to oscillate, resistance in the medium particles to oscillate, ठीक है, उतनी ही कम होगी स्पीड जिससे ये जो हमारे पार्टिकल्स हैं ऑसिलेट कर रहे हैं। लिखो, है ना, जिस स्पीड से पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, अगर रेजिस्टेंस ज्यादा है तो वो कम है, और जिस स्पीड से पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं अगर वो कम है तो वेव की जो वेलोसिटी है ना वो भी कम है। और जो बेसिक स्ट्रक्चर है ना तुम्हारे फॉर्मूला का, ये मैं तुम लोगों को क्यों बता रही हूँ, कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वो तो अलग बात है, लेकिन ये जो फॉर्मूलाज जिनकी कोई डेरिवेशन तुम्हारे सिलेबस में नहीं है ना, मैं तुम लोगों को उसका एक बेसिक स्ट्रक्चर दिखा पाऊं। तो वेलोसिटी ऑफ द वेव का फॉर्मूला तुम्हें हर जगह ऐसे दिखेगा, दिस इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ द इलास्टिक प्रॉपर्टी, मतलब डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, देख ही पा रहे हो डायरेक्ट प्रोपोर्शनैलिटी, इलास्टिक प्रॉपर्टी न्यूमरेटर में, और ऑब्वियस सी बात है हमारी जो इनर्शियल प्रॉपर्टी होगी वो डिनोमिनेटर में। ये एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन जो तुम लोगों को काफी हेल्प करेगी इन फॉर्मूलाज को रटने में कि कौन सी चीज न्यूमरेटर में आती है, कौन सी चीज डिनोमिनेटर में आती है, क्योंकि बहुत सारे फॉर्मूलाज की वजह से कंफ्यूजन हो सकती है। यहाँ से वो कंफ्यूजन काफी क्लियर हो गई कि तुम जो केस है ना उसको पढ़ के बता पाओगे कि इलास्टिक प्रॉपर्टी कौन सी लेनी है और इनर्शियल प्रॉपर्टी कौन सी लेनी है। अब 4 ऐसे फॉर्मूलाज आएंगे। डन। डन, ठीक है, ओके। अब 4 केसेस बताती हूँ वो कौन से है और कौन से वो 4 फॉर्मूलाज है रटने वाले, लेकिन तुम्हारे लिए काफी आसान होगा वो रटना भी। वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग, वेव इन अ स्ट्रेच्ड स्ट्रिंग। अब एक स्ट्रिंग को, ये ना दिस इज सो जेन्युइन, अगर तुम लोगों ने कभी गिटार बजाया हो, बजाया नहीं हो तो किसी को बजाते हुए देखा हो, तो तुमने देखा होगा गिटार के अंदर जो स्ट्रिंग्स है ना बिल्कुल स्ट्रेच्ड होते हैं, ऐसे ढीले ढीले नहीं मिलेंगे कि तुम एक को इतना खींच के इस तरीके से छोड़ सको, बिल्कुल खींचे हुए होते हैं। और जब वो बिल्कुल खींचे हुए होते हैं ना, तब अगर मैं थोड़ा सा भी अगर डिस्टर्बेंस दूं तो पूरा इस तरीके से ऑसिलेशन पूरे के पूरे स्ट्रिंग के अंदर क्रिएट होती है। तो मैं बोल सकती हूँ कि स्ट्रिंग जितना ज्यादा खींचा हुआ है ना, एक स्ट्रिंग जितना ज्यादा खींचा हुआ है उतना ही ज्यादा आसान होगा उसके अंदर एक वेव क्रिएट करना। तो यहां पर जो हमारी इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है, लिख लो यहां पर जो इलास्टिक प्रॉपर्टी होती है इट इज टेंशन इन द स्ट्रिंग, और यहां पर जो इनर्शियल प्रॉपर्टी होती है, तो इनर्शियल प्रॉपर्टी तो मास से एसोसिएटेड ही होगी।
तो स्ट्रिंग के अंदर जो मास है पूरी की पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, तो हम मास ना लेके मास पर यूनिट लेंथ लेते हैं। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी यहाँ पे, लिखो, इलास्टिक प्रॉपर्टी क्या होगी, टेंशन इन द स्ट्रिंग, टेंशन इन दी स्ट्रिंग। इनर्शिया तो ऑब्वियसली बात है, इनर्शियल प्रॉपर्टी मास से ही एसोसिएटेड होगी, तो सिंस स्ट्रेच स्ट्रिंग में जो मास है पूरी की पूरी लेंथ में डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो हम यहाँ पर लेते हैं मास पर यूनिट लेंथ। स्ट्रिंग के की जो लीनियर मास डेंसिटी है वो कितनी है, मास पर यूनिट लेंथ। टेंशन को डिनोट करेंगे कैपिटल टी से, इसको डिनोट करेंगे इस सिंबल से। तो फॉर्मूला क्या आया, फॉर्मूला क्या आ गया वेलोसिटी का, ये मेरे पास आ गया, गौर फरमाना। ठीक है, फॉर्मूला मेरे पास क्या आ गया, फॉर्मूला मेरे पास आ गया टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। ऊपर आ गया टेंशन, नीचे आ गया मास पर यूनिट लेंथ। ये आ गया फॉर्मूला हमारे पहले केस का। लिखना, ठीक है। पहला केस जितना भी कंसेप्चुअल कर सकती थी मैं, इस बहुत ही डायरेक्ट टॉपिक को मैं कर चुकी हूं। फिर आ जाता है वेव इन अ लॉन्ग थिन रॉड, वेव इन अ लॉन्ग थिन रॉड, wave in a long thin rod। तो अब इलास्टिसिटी, तो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ऑब्वियसली बात है, जितना ज्यादा वैल्यू होगा मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी का उतना ही ज्यादा इलास्टिक होगा। तो अभी ये थिन रॉड है, तो ऑब्वियसली बात है यहाँ पर जो इलास्टिसिटी है लेंथ से एसोसिएटेड होनी चाहिए, है ना। तो मेरे पास आ गया यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, जिसको मैं ऐसे डिनोट कर सकती हूँ, है ना। इनर्शियल प्रॉपर्टी आ जाएगी डेंसिटी, मास से एसोसिएटेड डेंसिटी ऑफ द रॉड, क्योंकि बिल्कुल धागे जितना भी पतला नहीं है ना, मैं ये नहीं बोल सकती ना, है तो रॉड ही, है तो रॉड ही, तो है उसकी बढ़िया वॉल्यूम है। एक धागे की वॉल्यूम में फिर भी बात आती है कि भाई धागे के लिए वॉल्यूम से ज्यादा बेहतर है हम लेंथ के पीओवी से डिफाइन करें, है ना। रॉड तो रॉड है, उसकी प्रॉपर वॉल्यूम होगी, तो यहां पर आ जाएगा डेंसिटी ऑफ द रॉड। तो फॉर्मूला क्या बन गया वेलोसिटी ऑफ द वेव का इस सिनेरियो में, ऊपर आ गया यंग्स मॉडुलस, नीचे आ गया डेंसिटी ऑफ द रॉड। लिखो, ठीक है, डन 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 डन। फिर मेरे पास आ जाता है, ठीक है, फिर मेरे पास आ जाता है जो दूसरे और दो केसेस हैं वो भी देख लो, ठीक है। फिर बच्चों मेरे पास आ जाता है वेव इन अ लिक्विड। अब लिक्विड के अंदर तो एक ही तरीके की वेव ट्रैवल कर सकती है जो कि हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। तो यहां पर आ गया वेव इन अ लिक्विड, वेव इन अ लिक्विड। तो कौन सी वेव के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं बच्चों, हम लोग बात कर रहे हैं एक लॉन्गिट्यूडनल वेव के बारे में। तो लॉन्गिट्यूडनल वेव उसी मीडियम के अंदर ट्रैवल कर सकते हैं ना जिसका बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिफाइन किया जाए। तो यहाँ पर इलास्टिक प्रॉपर्टी आ जाती है बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी, बल्क मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी।
और इनर्शियल प्रॉपर्टी आ गई डेंसिटी, मास से एसोसिएटेड डेंसिटी। तो बल्क मॉडुलस को ऐसे डिनोट किया गया है, डेंसिटी को ऐसे डिनोट किया है, तो आपका फॉर्मूला बन गया ये। लिख लो, एक बार लिखना इसको, मैं कुछ कर रही हूँ एक बार यहाँ पे। इसके बुलाए सर पे नया। लिखो, रटने वाले फॉर्मूलाज हैं, कंसेप्चुअल जितने हो सकते थे उतना कर दिया है, और अब जिम्मेदारी आपकी। डन 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 डन, ठीक है। सेकंड में भी डेंसिटी लिखा हुआ है, क्या कर रहे हो, ये सब लिखा तो हुआ है, क्या है। लास्ट केस आ जाता है, क्योंकि साउंड वेव्स के बारे में इतना जिक्र है, प्रोपोगेशन ऑफ वेव इन गैसेस। गैसेस में भी एक ही तरीके की वेव ट्रैवल कर सकती है, जो क्या है हमारी लॉन्गिट्यूडनल वेव। वेव प्रोपोगेशन इन गैसेस, ठीक है। तो अब गैसेस में जो प्रेशर है उसको हम लोग इलास्टिक प्रॉपर्टी मान लेते हैं कि भाई जितना ज्यादा होगा प्रेशर गैस का, ऑब्वियसली बात है उतने चुड़मुड़ करके ये जो गैस के पार्टिकल्स हैं एक दूसरे के साथ होंगे, तो ऑब्वियसली बात है उतना ही ज्यादा इजी होगा एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल को एनर्जी देना। तो इलास्टिक प्रॉपर्टी हो गया प्रेशर ऑफ द गैस, ठीक है। इनर्शियल प्रॉपर्टी हो गया डेंसिटी ऑफ द गैस। तो हमारा फॉर्मूला बना कैपिटल P बाय रो, और तुम्हें बड़ा ही ताज्जुब होगा ये जान के कि न्यूटन सर ने लिटरली कोई जगह नहीं छोड़ी, है ना। दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। ये जो फॉर्मूला है इसका एक नाम है, जिसका नाम क्या है, न्यूटन्स फॉर्मूला। दिस इज न्यूटन्स फॉर्मूला। हाँ जी, आधे घंटे की। रियली? ओके ओके, अभी तो मैंने पैकिंग भी नहीं करी। ठीक, हाँ हाँ समझ गई, ठीक है बढ़िया, ओके ओके। तो ये हो गया हमारा न्यूटन्स फॉर्मूला। अब देखो यहाँ पर बात ये है, अब तुम लोगों को थोड़ी सी थर्मल फिजिक्स बिकॉज हम लोगों ने की नहीं है ना, तो एक बेसिक सी चीज बताती हूँ, याद रखने की भी अभी तुम्हें रिक्वायरमेंट नहीं है, एक बार जब थर्मोडायनामिक्स हो जाएगा तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बात यहाँ पर ये है कि बात यहाँ पर ये है कि गामा आता है जब एडियाबैटिक प्रोसेस हो, जैसे कि दो तरीके की प्रोसेस ले लो, एक हो गया आइसोथर्मल प्रोसेस, ठीक है। अब ज्यादातर यहाँ पर ड्रॉपर्स ही होंगे, ठीक है। तो मैं एक बेसिक आइडिया है, आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिस प्रोसेस के अंदर जो टेम्परेचर है वो सेम रहे। फिर एक हो जाता है हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस है जिसके अंदर हीट का किसी भी तरीके का एक्सचेंज नहीं होता। तो आइसोथर्मल में ना पीवी कांस्टेंट होता है, यहाँ पर पीवी गामा कांस्टेंट होता है। तो बात यह है कि आइसोथर्मल में कहीं पे भी गामा नहीं आता, लेकिन ए डायबैटिक में गामा आता है। तो यहाँ पर जिस तरीके से गामा नहीं आया हुआ है ना, तो न्यूटन्स फॉर्मूला में दिक्कत ये थी कि ये अज्यूम कर रहा है कि जब वेव कभी भी गैस में प्रोपोगेट कर रही है ना, तो वो मीडियम की टेम्परेचर को नहीं चेंज कर रही। तुम समझ रहे हो, उसकी वजह से जो मीडियम का जो टेम्परेचर है वो बिल्कुल कांस्टेंट रहता है, यहाँ पर ये अजम्पशन है। लेकिन आइसोथर्मल प्रोसेस स्लो प्रोसेस होती है, और जो हमारी एडियाबैटिक प्रोसेस है वो फास्ट प्रोसेस होती है। तो ये जो न्यूटन्स फॉर्मूला है जो ये अज्यूम कर रहा है कि भैया जो वेव की प्रोपोगेशन है, ठीक है, उसको मैं एक आइसोथर्मल प्रोसेस मान सकती हूँ। तो लैप्लेस करके एक दूसरे साइंटिस्ट थे,
उन्होंने बोला कि साउंड का प्रोपोगेशन या फिर वेव का प्रोपोगेशन इतना ज्यादा तेजी से होता है कि आइसोथर्मल प्रोसेस जो स्लो प्रोसेस होती है, तो साउंड की प्रोपोगेशन कभी भी आइसोथर्मल हो ही नहीं सकती। कि साउंड इतने जल्दी से ट्रैवल कर रही है या फिर गैस के अंदर वेव इतनी तेजी से प्रोपोगेट कर रही है कि ना तो हीट किसी भी तरीके की बाहर निकली है, ना ही हीट किसी भी तरीके के अंदर आई है। तो वो एक एडियाबैटिक प्रोसेस है, तो यहाँ पर सिर्फ प्रेशर नहीं चलेगा, प्रेशर के आगे गामा भी लगाना पड़ेगा, फिर गामा इज द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। सब लिखवा दूंगी जितना कुछ भी रिक्वायर्ड है। तो यहाँ पर अजम्पशन क्या है, यहाँ पर अजम्पशन ये है, लिखना। अब जो भी मैंने बोला है तुम लोगों को एक छोटा सा ओवरव्यू दिया है, वो मैं लिखवा देती हूँ। ठीक है, अजम्पशन यहाँ पर क्या है, अजम्पशन ये है दैट वेव प्रोपोगेशन इन गैसेस, wave propagation in gases is isothermal in nature, is isothermal in nature। तो यहां पर हुई लैप्लेसिस करेक्शन, यहां पर फिर एक दूसरे साइंटिस्ट है कि नहीं हो भैया, नहीं हो, ऐसे नहीं होता। फिर आया लैप्लेसिस करेक्शन। ठीक है, उन्होंने बोला वेव प्रोपोगेशन इज सो क्विक, वेव propagation is so quick, wave propagation is so quick that it cannot be an isothermal process, it cannot be an isothermal process that are slow in nature, क्योंकि स्लो होती है वो प्रोसेसेस, that are slow in nature, that are slow in nature। तो फिर उन्होंने बोला कि वेव की जो प्रोपोगेशन है वो एक क्विक प्रोसेस है, और क्विक तरीके का जो प्रोसेस है दैट इज एडियाबैटिक। wave propagation is quick, wave propagation is adiabatic in nature। तो सिर्फ प्रेशर से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एडियाबैटिक प्रोसेस कभी भी आती है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस आता ही आता है। तो यहां पर अब फिर एटॉमिसिटी ऑफ द गैस, जिसको मैं गामा से डिनोट करूंगी, वो यहां पर आएगा। तो इन्होंने फिर एक नया फॉर्मूला दिया, velocity of the sound, velocity of the wave in gas is equal to ठीक है, velocity of the wave in gas is equal to gamma, atomicity of the gas, pressure divided by density। This is the corrected Laplace's equation. This is the corrected Laplace's equation। गामा क्या है भाई, गामा क्या है, गामा इज द एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। ठीक है, एटॉमिसिटी ऑफ द गैस। ऑब्वियसली बात है, थर्मल फिजिक्स तो हमें बनाना नहीं है इस चैप्टर को, और आगे कभी आएगा नहीं इस चैप्टर में भी, सिर्फ ये वाले टॉपिक में है। तो लिख लो गामा की वैल्यू मोनो एटॉमिक गैस के लिए। मोनो एटॉमिक गैस का मतलब वो वाली गैस जिसके एक मॉलिक्यूल के अंदर एक ही एटम होता है। ठीक है, तो अगर मान लो मेरे पास एक मोनो एटॉमिक गैस है, जैसे कि हीलियम की गैस हो गई। ठीक है, तो गामा की वैल्यू होती है उसके लिए 5/3। जो डाई एटॉमिक गैस है, मतलब जिसके एक मॉलिक्यूल के अंदर 2 एटम्स होते हैं, जैसे कि ऑक्सीजन की गैस हो गई।
ठीक है? तो अगर मान लो मेरे पास डाई एटॉमिक गैस है, अगर मेरे पास डाई एटॉमिक गैस है, केटीजे में पूरा इनका डेरिवेशन है बट नॉट द पॉइंट ऑफ दिस चैप्टर, उसकी वैल्यू होती है 7/5। और जो ट्राई एटॉमिक गैस है, मतलब जिनके एक मॉलिक्यूल के अंदर 3 एटम्स हैं, उसके लिए गामा की वैल्यू होगी 4/3। लिख लो। लिखिए, ये कंप्लीट करो। 1 मिनट का टाइम दो और मुझे। पीवाईक्यूज पे उतरते हैं, ठीक है? जो इजी है वो इजी है, देखो, है ना? पीवाईक्यूज करते हैं इसके। 7 हो गए। इक्वेशन ऑफ द वेव नहीं चाहिए हमें। ये देखो, जिसके एक तुम्हारा क्वेश्चन है 2015 का, उसमें थर्मल फिजिक्स भी लग रहा है, मतलब थर्मल फिजिक्स का एक्चुअली में एक टॉपिक लग रहा है, वो नहीं उठा रही। बस, दिस वाज द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। अरे भाई, कुछ तो पीवाईक्यू मिल जाए, ये भी थोड़ा सा वाइट ग्रीन जोन का ही है ना, अभी हालांकि में ही ग्रीन हुआ है। ट्राई एटॉमिक लीनियर के लिए डिफरेंस वैल्यू नहीं है फिजिक्स में, करेंगे वो जब टाइम आएगा ना, केटीजी जब आएगा तब करेंगे। अभी के लिए जो वैल्यू दी है वो याद रखो। रुको, 2021 देख रही हूँ। दो 2023 देख रही हूँ। यार ये क्या चैप्टर्स होते हैं यार, रेड जोन के चैप्टर्स में मजा आता है, ज्यादा पीवाईक्यूज मिल जाए ना, ज्यादा बड़ा फ्लेक्स होता है। एक दो क्वेश्चन सॉल्व हो जाए उससे क्या ही फ्लेक्स, वो फीलिंग नहीं आती। मानते हो ये बात? फिटनेस टिप्स जब मैं फिट हो जाऊंगी तब बताऊंगी आपको।
अभी तो आई एम ओनली फिट फॉर अ मेंटल हॉस्पिटल। जोक्स बच्चों, एक्चुअली आजकल ऐसे जोक्स चलते हैं ना, तो ऐसा जोक किया है। समझ रहे हो? दिस इज ओनली फॉर एंटरटेनमेंट पर्पसेस। दिल को तेरी मौजूदगी का एहसास यूं चाहिए, तू चाहिए, तू चाहिए। नहीं, टाइम वेस्ट। 2025 25 में आया था यहाँ से। एक पीवाई क्यों मिला है? कहाँ मैं अपना सर भिड़ाऊं बताओ। रुको, अभी गला घोटूंगी। एक ही क्वेश्चन मिला है, हद की ही बात है। हम्म, एक ही क्वेश्चन है भाई, अपन ही क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो, ओह, शेयर तो कर दो। We are done with 20 to 25% of the chapter. ये वाला क्वेश्चन देखना, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन देखना। अब ये क्वेश्चन में भी थोड़ा सा है तो कंसेप्ट, बट एक पीवाईक्यू तो कर लें। 2016 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन, ठीक है? तुम्हें बोला हुआ है एक यूनिफॉर्म रूप है जिसकी लेंथ एल है और उससे m1 मास हैंग कर रहा है। तब जो उसके अंदर जो वेव प्रोड्यूस होती है उसकी वेवलेंथ है λ1, ठीक है? फिर बाद में मैंने क्या किया, फिर जब मैंने उसके, एक मिनट, यूनिफॉर्म रोप, अच्छा यूनिफॉर्म रोप ऑफ लेंथ एल एंड मास m1। अच्छा, रोप जो है उसका मास m1 है। ओके 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 ओके, रुको 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 रुको। तो तुम्हें बोला हुआ यूनिफॉर्म रोप है जिसकी लेंथ एल है, उसका मास m1 है, और उसके ना जो लोअर एंड है उस वहां पर m2 का मास हैंग कर रहा है। तो जो उसके अंदर वेव प्रोड्यूस हो रही है ना, उसकी वेवलेंथ λ1 है लोअर एंड के ऊपर, ठीक है? और टॉप मोस्ट पॉइंट के ऊपर उसकी जो वेवलेंथ है λ2 है। अब रेशियो बताना है, तो मैं सबसे पहले तो एक बार इस सिचुएशन को डिफाइन करने की कोशिश करूंगी कि भैया ये रोप है, इस रोप का मास m1 है और यहाँ पर इस तरीके से m2 का मास हैंग कर रहा है। अब इस रोप के अंदर एक वेव प्रोड्यूस हुई है, तो तुम्हें बोला हुआ है कि लोअर एंड के ऊपर जो वेव प्रोड्यूस हुई है ना उसकी वेवलेंथ है λ1, और यहाँ पर जो वेव प्रोड्यूस हुई है उसकी वेवलेंथ है λ2। तो मुझे इनका रेशियो बताना है। तो मैं बोलूंगी यार मैंने तो वेलोसिटी पढ़ा था क्लास में। तो ये देखो ना, फ्रीक्वेंसी क्या होता है? फ्रीक्वेंसी होती है वेलोसिटी बाय वेवलेंथ। तो वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेवलेंथ, रेशियो ही तो है। तो मैं बोल सकती हूँ कि भैया वेव की जो वेलोसिटी है ना, इट इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ। या फिर मैं बोल सकती हूँ कि जो वेवलेंथ है, जो वेवलेंथ जिस वेव की प्रोड्यूस हुई है, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वेलोसिटी ऑफ द वेव, एंड वेलोसिटी ऑफ द वेव इन दिस केस इज गोइंग टू बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेंशन। तो देखो यहाँ पर अब टेंशन, ये हमारा एनएलएम का कंसेप्ट आ गया। ये वाले पॉइंट के नीचे जो मास हैंग कर रहा है वो m1 है, तो इसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है, ये वाले पॉइंट के ऊपर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है वो आ गया m2 जी। ये वाला जो पॉइंट है इसके नीचे m1 और m2 दोनों का मास हैंग कर रहा है, तो इसके अंदर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है इट इज m1 प्लस m2 जी। खत्म खत्म। तुमसे λ2/λ1 पूछा हुआ है, तो λ2/λ1 हो गया मेरे पास √T2/T1। तो देख लो सेकंड वाले पॉइंट के ऊपर टेंशन है, उसकी वैल्यू आ गई m1 प्लस m2 जी। लॉज ऑफ मोशन का कंसेप्ट बहुत ही ज्यादा इजी वाला। और T1 और फर्स्ट पॉइंट के ऊपर जो टेंशन प्रोड्यूस हुई है इट इज m2 जी। तो ये वाले रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई? √m1 प्लस m2
डिवाइडेड बाय m2। कहां पर दिख रहा है? ऑप्शन नंबर डी में। ऑप्शन नंबर डी गिव्स यू द करेक्ट ऑप्शन। देखो, है ना। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ, आ जाओ। अब मैं कुछ क्वेश्चंस करवाती हूँ और फिर बाद में आपके क्लास की छुट्टी, ठीक है। गौर फरमाइएगा। मान लो मैं तुम लोगों को बोलूं, एक ये स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम लेती हूँ। तो मैंने तुम्हें बोला कि ये जो स्ट्रिंग है ना, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 4 मीटर। ध्यान दीजिएगा, इस स्ट्रिंग की जो लेंथ है वो है 4 मीटर। इस स्ट्रिंग का जो मास है, ठीक है, वो है 16 kg। और यहां पर, ठीक है, यहां पर एक चीज हैंग कर रही है 4 kg की। 4 kg के नहीं, तुम इसको ले लो, 8 kg का यहाँ पर इस तरीके से जो बॉब है वो हैंग कर रहा है, ठीक है। अब तुमसे यहाँ पर पूछा हुआ है कि यहाँ पर ये वाले पॉइंट के ऊपर, ये वाले पॉइंट के ऊपर जो वेव प्रोड्यूस होगी, व्हाट इज द वेलोसिटी ऑफ द वेव प्रोड्यूस्ड। ये वाले पॉइंट के ऊपर जो वेव प्रोड्यूस होगी तो उसकी वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक ही इक्वेशन है जब स्ट्रिंग की बात करते हैं, अंडर रूट ऑफ टेंशन डिवाइडेड बाय मास पर यूनिट लेंथ। तो ये यहाँ पर पूछा गया था मुझसे, तो मैं यहाँ पर देख पा रही हूँ कि भैया यहाँ पर जो है ना स्ट्रिंग नीचे खींची जा रही है 24 kg की वजह से, मतलब 240 न्यूटन की वजह से। इसका मतलब यहाँ पर जो टेंशन डेवलप हुई है वो आ गया मेरे पास 240 न्यूटन। तो टेंशन की वैल्यू तो होगी, स्ट्रिंग के अंदर टेंशन प्रोड्यूस होगी 240 न्यूटन की। और जो स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ है, अब दूसरा सब्सटीट्यूशन हमारा उसका होगा। तो यहां से देख लो, स्ट्रिंग के लिए मास पर यूनिट लेंथ निकाल लो। तो स्ट्रिंग का मास 16 kg का है, स्ट्रिंग की लेंथ 4 मीटर की है, तो स्ट्रिंग का मास पर यूनिट लेंथ आ गया 4 kg पर मीटर। तो ये मेरे पास आ गया 4 kg पर मीटर, जहां से आपका आंसर आ गया अंडर रूट ऑफ 60, अंडर रूट ऑफ 60 मीटर per second, which can also be written as equal to, this is 15 multiplied by 4, तो ये मेरे पास आ गया 2 अंडर रूट 15 मीटर पर सेकेंड। जो इजी है वो है, आप उसमें कुछ नहीं कर सकते। यहां पर तुम कोई कंसेप्ट नहीं लगा रहे हो, मतलब थोड़ा सा एनएलएम का कंसेप्ट अगर मैं हटा दूं तो वैसे वेव्स का कंसेप्ट नहीं है, जो कंसेप्ट लग रहा है वो भी इस चैप्टर का नहीं है। अब एक क्वेश्चन देखना, मैंने तुम्हें बोला कि वेव sound is propagating in a medium, sound is propagating in a medium, sound is propagating in a medium, ठीक है। अब मान लो मैं तुम लोगों को क्वेश्चन, अब अगर मान लो मैं तुम लोगों को ये दे देती हूं कि अगर मान लो मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के अगर प्रेशर को डबल कर देती हूं, अगर मैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रख के प्रेशर डबल कर देती हूं, तो अगर मान लो जो इनिशियल वेलोसिटी थी अगर उसकी वैल्यू v है, तो जो फाइनल वेलोसिटी होगी साउंड की इस मीडियम में वो कितनी होगी। तो साउंड प्रोपोगेट कर रही है एक मीडियम में, हमारे पास है फॉर्मूला, इट इज अंडर रूट ऑफ एटोमिसिटी प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। अब तुम देख लो बच्चों, कौन सी क्या चीज चेंज हो रही है, क्या चीज नहीं चेंज हो रही है। तो गैस सेम है, गैस सेम है तो एटोमिसिटी सेम। देखो गैस सेम तो एटोमिसिटी सेम, ठीक है। यहां पर साफ साफ दिया हुआ है कि जो प्रेशर है उसको हम लोग डबल कर रहे हैं। डेंसिटी के बारे में कुछ दिया नहीं है, बट लॉजिक लगाओ। देखो टेम्परेचर कांस्टेंट है और मैंने प्रेशर को डबल कर दिया, तो पीवी इज इक्वल टू एनआरटी के लिए तुम्हें मेरे थर्मल फिजिक्स की रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो अगर मैं प्रेशर को डबल कर रही हूं तो वॉल्यूम आधी होगी, ये तो आप केमिस्ट्री में भी पढ़ते हैं। तो टेम्परेचर कांस्टेंट पे अगर मैंने प्रेशर को डबल कर दिया तो वॉल्यूम आधी हो गई। अब डेंसिटी होता है मास बाय वॉल्यूम, तो मास तो सेम है, मैंने मीडियम के मास को कहाँ चेंज किया। तो मीडियम का मास चेंज है, सेम है, लेकिन मैंने मीडियम की वॉल्यूम आधी कर दी, तो मीडियम की डेंसिटी भी तो डबल होगी। मीडियम की डेंसिटी भी तो डबल होगी ना। ये देखो, ये जो मीडियम की डेंसिटी है वो भी डबल होगी। इसका मतलब जो वेलोसिटी है वेव की क्या रहती है, सेम होती है। तो फाइनल वेलोसिटी भी यहाँ पर ये वाले सिनेरियो में कितना आ जाएगा, फाइनल वेलोसिटी की वैल्यू भी आ गई मेरे पास v।
ट्रिकी क्वेश्चन था ना थोड़ा सा, क्योंकि अगर तुम लोग दिमाग नहीं लगाते, तुम सिर्फ ये बोलते वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ प्रेशर, इफ वी डबल द प्रेशर वेलोसिटी इंक्रीजेस बाय फैक्टर ऑफ अंडर रूट 2, तो आप ये चीज बोल सकते होते अगर इस फॉर्मूला में सिर्फ प्रेशर होता, या फिर अगर जिस भी फॉर्मूला से तुम लोगों ने प्रोपोर्शनैलिटी निकाली है उस फॉर्मूला में और भी जितनी चीजें होती अगर वो सेम रहती तो आप ये बोल सकते थे। लेकिन जब आप कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रेशर को डबल कर रहे हो, डेंसिटी सेम नहीं रह रही, तो ये मत बोलो दैट वेलोसिटी इज ओनली डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द अंडर रूट ऑफ प्रेशर। वेलोसिटी विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ द प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी। So pressure is doubling, density is also doubling, so velocity will also double. फर्स्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है, ये आ गया तुम्हारा एक एक्सप्लेनेशन। अब दूसरा एक्सप्लेनेशन देखना, ठीक है, दूसरा एक्सप्लेनेशन देखना। मेरे पास बच्चों ये हमारी आइडियल गैस इक्वेशन है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी, ठीक है, पीवी इज इक्वल टू एनआरटी। अब नंबर ऑफ मोल्स को मैं क्या लिख सकती हूँ, कितना मास गैस का प्रेजेंट है डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। केमिस्ट्री में तुम लोग ये करते होगे, तो मैं बोल सकती हूँ प्रेशर ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय मोलिकुलर मास ऑफ द गैस कैन बी रिटन इज इक्वल टू डेंसिटी ऑफ द गैस मल्टीप्लाइड बाय आरटी। मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि प्रेशर डिवाइडेड बाय डेंसिटी को मैं आरटी डिवाइडेड बाय मोलिकुलर मास के टर्म्स में भी लिख सकती थी। तो अगर मैं इस फॉर्मूला को मॉडिफाई करते, मान लो मुझे प्रेशर के टर्म्स में नहीं लिखना है, टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना है, तो ये वाला फॉर्मूला हो गया गामा आरटी डिवाइडेड बाय द मोलिकुलर मास। अब तुम देख लो, अगर गैस सेम है तो गैस का जो मोलिकुलर मास है वो भी सेम है, गैस सेम है तो एटॉमिसिटी तो सेम होना ही है, और मैंने तुम लोगों को यहाँ पर ये बोल दिया कि जो टेम्परेचर है वो भी सेम है, तो ऑब्वियस सी बात है फिर तो वेलोसिटी सेम रहनी थी ना। सेकेंड एक्सप्लेनेशन, सेकेंड एक्सप्लेनेशन, वट एवर यू लाइक मोर, whichever formula you like more, दे न्यूटन वाला यूज नहीं कर सकते जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब मान लो मैं तुम लोगों को अब की बार ये वाला क्वेश्चन दूं कि भैया जो हमारी साउंड है ना एक मीडियम में प्रोपोगेट कर रही थी, तो जो जब इनिशियल टेम्परेचर मतलब पहले जो उस मीडियम का जो टेम्परेचर था ना वो 300 केल्विन था, तब जो मेरे पास जो वेलोसिटी ऑफ द वेव है वो v होती थी। अब मैंने टेम्परेचर को 100 केल्विन से बढ़ा दिया, मतलब अब टेम्परेचर कर दिया मैंने 400 केल्विन। अब बताओ वेव की वेलोसिटी कितनी है। गलत फॉर्मूला आप किसी भी सिनेरियो में इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब वेव का प्रोपोगेशन आइसोथर्मल नहीं है तो नहीं है, किसी भी केस में नहीं है। बताओ, तो अभी एक इक्वेशन लिखाई है तुम लोगों को, वेलोसिटी ऑफ द वेव को मान लो अगर मुझे टेम्परेचर के टर्म्स में लिखना हो तो अंडर रूट ऑफ गामा कैपिटल आरटी बाय मोलिकुलर मास। अब जब तक गैस सेम है तो एटॉमिसिटी भी सेम रहेगी, मोलिकुलर मास भी सेम रहेगा, आर तो गैस कांस्टेंट है वो तो सेम है ही, तो मैं देख पा रही हूँ ना वेव की वेलोसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट ऑफ टेम्परेचर, खत्म। वी आई बाय वी एफ इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ टी आई बाय टी एफ। तो मैं देख पा रही हूँ इनिशियल वेलोसिटी v है, फाइनल वेलोसिटी मुझे निकालनी है। इनिशियल टेम्परेचर 300 केल्विन है, फाइनल टेम्परेचर 400 केल्विन है, ठीक है। टेम्परेचर हमेशा हमेशा केल्विन में सब्स्टिट्यूट करना है, नेवर इन डिग्री सेल्सियस। ये आ गया अंडर रूट 3/4, तो देखो फाइनल वेलोसिटी आ गई अंडर रूट 4/3 टाइम्स ऑफ v, विच इज योर आंसर। हाँ जी, है ना। बस बच्चों, ठीक है, अब थोड़ा सा कल कंटिन्यू करते हैं, मैं ज्यादा लेट हो रही हूँ, मैं तो पैकिंग करती हूँ, निकलती हूँ। फ्लाइट में तो मैं ट्रैवल मेरा जिस हिसाब से मैं डरी हूँ, फ्लाइट में तो ट्रैवल होगा नहीं, तो गाड़ी से जाऊंगी, 6 घंटे लगेंगे, जितना जल्दी निकलूं उतना बेहतर है ना। ठीक है, दैट इज ऑल एवरीवन। गुड़गांव बच्चों, गुड़गांव जा रही हूँ ना, बताया तो तुम्हें, मीटिंग है मेरी एक ऑफिस में, ठीक है।
तो बिकॉज़ ये काफ़ी ऐसे स्टूडेंट्स होंगे जो नए बच्चे हैं, तो जितने भी नए बच्चे हैं प्लीज़ व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हो जाओ। आपको सारी की सारी जो क्लास की नोटिफ़िकेशंस है, पीडीएफ्स हैं, वो मिल जाएँगे। आई नो पीडीएफ्स वगैरह तुम्हें ऐप पे भी मिल जाते हैं, बट क्लास की नोटिफ़िकेशंस और भी कई चीज़ें जो मैं भेजती हूँ, वो तुम लोगों को मिल जाएगी। सो दिस इज द ग्रुप लिंक। अभी सारे के सारे बच्चे एक साथ ज्वाइन करेंगे, तो अगर इनकेस ऐसा होता है कि इस ग्रुप लिंक से ग्रुप नहीं खुलता है, तो थोड़ा सा वेट कर लेना, कॉपी पेस्ट करके दोबारा से ज्वाइन करने की कोशिश कर लेना। ठीक है बच्चों? ओके, तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिए। मिलते हैं फिर बच्चों नेक्स्ट क्लास में, मतलब मिलते हैं कल शाम को 6 बजे, और इस चैप्टर को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। प्यारा सा चैप्टर है, मजा आएगा, जितना आगे जाएंगे उतना ज्यादा मजा आएगा। ठीक है? थैंक यू सो मच एवरीवन। थैंक यू सो मच। बाय। ख्याल रखो। बाय बाय।